आज हम पढ़ेंगे प्रशासन पर नियंत्रण की सीमाएं। पिछले व्याख्यानों में हमने प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, प्रशासन पर लोकप्रिय या कार्यपालिका का नियंत्रण और प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के संबंध में चर्चा की थी। आज हम ये देखेंगे कि ये न्यायिक नियंत्रण कितने सफल हैं और इन नियंत्रण के ऊपर क्या लिमिटेशंस हैं या किन कारणों से ये तीनों क्षेत्र प्रशासन पर नियंत्रण करने में सफल नहीं रह पाते हैं। हालांकि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के काफ़ी प्रभावशाली प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर भी संसदीय नियंत्रण उतना प्रभावशाली नहीं रह पाता है जितना कि उसको प्रभावशाली होना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह है कि संसद के पास पर्याप्त समय की कमी होती है और दक्ष कर्मचारियों की भी कमी होती है। इसलिए संसदीय नियंत्रण की प्रभावशीलता थोड़ी कम हो जाती है और कई बार सरकार संसद में दलीय बहुमत के कारण सुरक्षित रहती है। इसलिए विरोधी दलों की प्रशासन के लिए की गई आलोचना की वो उपेक्षा भी कर देती है। संसदीय नियंत्रण की कुछ भारत के संदर्भ में कुछ सीमाएं या कठिनाइयां हैं। जैसे संसद के सदस्य विशेषज्ञ नहीं होते हैं, जिसके कारण से वे जो प्रशासनिक जटिलताएं हैं उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और वो प्रशासन की रचनात्मक आलोचना नहीं कर पाते हैं कि प्रशासन में कोई सुधार हो सके, और इसके कारण से उनके द्वारा की गई आलोचना का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। संसद जो है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो भी कई बार परिस्थितियों से वाकिफ़ नहीं होती है प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों से, तो वो उन कार्यों की आलोचना भी नहीं कर पाती है। वास्तव में संसद जो सदस्य होते हैं वो निश्चित समय के लिए आते हैं और कई बार चुनाव में हारने के बाद में दूसरे सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं, इसलिए उनमें अनुभव की कमी पाई जाती है। संसद सदस्य जब प्रशासन की आलोचना करते हैं तो फिर उनका उस समय लक्ष्य प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना या उनके दोषों को दूर करना नहीं होता, बल्कि संसद में वो कई बार प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए भी आलोचनाएं करते हैं या फिर दलीय भावना के आधार पर भी आलोचना करते हैं, जिसका कि प्रशासन के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं हो पाता है। भारतीय संदर्भ में एक बात यह भी है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण मंत्रियों को उनके उत्तरदायित्व से अलग रहने का एक बहाना दे देता है। जब किसी प्रशासनिक और अन्य प्रकार की गलतियों के लिए मंत्रियों को आलोचना का विषय बनाया जाता है तो मंत्री अपने स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस पर ठीक से कार्य नहीं किया गया है। तो इस तरह से स्वयं जिम्मेदारी न लेने की बजाय वो प्रशासनिक अधिकारियों पर डालकर खुद मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक संसदीय नियंत्रण की सीमा हो जाती है। संसदीय नियंत्रण के संबंध में एक बात ये भी है कि संसद के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना भी एक पक्षीय होती है, क्योंकि सांसद जो होते हैं वो प्रशासक के कार्यों की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन जिस अधिकारी की आलोचना की जा रही है या जिस विभाग की आलोचना की जा रही है उसको अपने पक्ष में सफाई देने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है। परिणाम ये निकलता है कि उस विभाग के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी भयभीत रहते हैं और वो ईमानदारी पूर्ण कार्य करने की बजाय प्रभावशाली सदस्यों को या जो उनकी आलोचना करते हैं उनको खुश रखने में ज़्यादा अपना भला समझते हैं, और इससे प्रशासन की जो कार्यकुशलता है, निष्पक्षता है और जो उसका मनोबल है उस पर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है।
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति को अभी बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं, इसलिए संसदीय परंपराएं और प्रक्रियाएं अभी निर्माण के दौर में हैं। इसलिए संसदीय नियंत्रण अच्छी तरह से प्रशासन पर बना रहे, ये एक तरह से चुनौतीपूर्ण दायित्व है कि जो सरकार है या संसद है वो कार्यपालिका पर अच्छी तरह से नियंत्रण रखने की परंपराएं विकसित कर ले। तो अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ परंपराओं का निर्माण होना बाकी है। संसद से ये अपेक्षा की जाती है कि वो मंत्री के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखे और प्रशासन में उतना ही हस्तक्षेप करे जितना कि नियंत्रण करने के लिए आवश्यक है। इसलिए भारत में लोक प्रशासकों को अनाम व्यवहार, निष्पक्षतापूर्ण आचरण और स्वतंत्र और ईमानदारीपूर्ण निर्णयों की उनसे आशा की जा सके और उनकी जो आलोचना है वो भी आलोचना रचनात्मक हो। इस क्षेत्र में परंपराओं की आवश्यकता है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की भी कुछ सीमाएं हैं। प्रजातांत्रिक देश में स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका की स्थिति में बहुत फर्क होता है। स्थायी कार्यपालिका एक निश्चित उम्र तक यानी रिटायरमेंट तक अपने कार्य करती है, अपनी पदों पर, अपनी स्थितियों में कार्य करती है। इसलिए राजनीतिक कार्यपालिका की अपेक्षा वो बेहतर स्थिति में होती है। तो प्रशासन पर नियंत्रण राजनीतिक कार्यपालिका के लिए थोड़ा कठिन कार्य बन जाता है, क्योंकि स्थायी कार्यपालिका यानी प्रशासन स्थायी होने के कारण राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों की परवाह कई बार नहीं करते हैं। इसलिए प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण थोड़ा कम हो जाता है। लोक सेवा परंपरावादी एवं रूढ़िवादी मनोवृत्ति की हो जाती है और जो नवीन योजनाओं को लागू करने का दायित्व लेकर राजनीतिक कार्यपालिका आती है, उस नवीन योजनाओं को ये परंपरावादी और रूढ़िवादी मनोवृत्ति वाली लोक सेवा उस शिद्दत के साथ में योजनाओं को लागू करने का कार्य नहीं करती है। इसलिए भी कार्यपालिका का नियंत्रण कम हो जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो न्यू डील प्रोग्राम सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे, उसमें ये माना गया कि ये प्रोग्राम इतने अच्छे थे, लेकिन वहाँ की लोक सेवा ने इस कार्यक्रमों को अच्छी तरह से लागू नहीं किया। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी मजदूर दल की सरकार के जो समाजवादी कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों को लागू करने में लोक सेवा ने बहुत अधिक भूमिका नहीं निभाई या रुचि नहीं दिखाई और प्रतिरोध भी किया, जिससे मजदूर दल की सरकार ने ये कहा कि लोक सेवा के कारण हम अपने जो कार्यक्रम हैं उनको अच्छी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में जब तक बहुत अच्छा तालमेल नहीं होता है, तो राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका पर अच्छी तरह से कार्य करने के लिए दबाव नहीं डाल पाती है। इसी तरह से लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। न्यायिक नियंत्रण अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो प्रशासन एक तरह से पंगु बन जाता है, क्योंकि प्रशासन को लगता है कि हम कोई भी काम करेंगे तो उस पर न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाएगी। इसी तरह से न्यायिक प्रक्रिया बहुत खर्चीली प्रक्रिया होती है। भारत के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति या संस्था न्यायालय में जाता है तो उस व्यक्ति या संस्था को ही समस्त खर्चे का व्यय करना पड़ता है और इसमें समय भी काफ़ी
लगता है, तो लोग न्यायालय में जाने से बचते हैं और न्यायिक नियंत्रण की संभावना कम हो जाती है। न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति जाता है और कोई नियंत्रण की बात, न्यायालय को हस्तक्षेप करने की बात कहना चाहता है, तो उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है वो खर्चा उठाने की भी और जो लंबी और क्लिष्ट प्रक्रिया है न्यायालय की उससे निपटने की भी, क्योंकि न्यायालय स्वयं कार्यवाही नहीं करते हैं। जब कोई व्यक्ति या संस्था इनिशिएटिव लेते हैं तभी न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं और न्यायिक नियंत्रण में पर्याप्त समय भी लगता है। मुकदमा दर्ज होता है या जो याचिकाएं उनके पास जाती है उन पर विचार करने में काफ़ी समय लगता है, तो इसलिए भी न्यायिक नियंत्रण के लिए जो व्यक्ति और संस्थाएं हैं वो इसमें जाने से डरते हैं। कानूनी प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन होती है, लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है, इसके लिए उन्हें निष्णात वकील की आवश्यकता होती है, तो ये काफ़ी समय और धन को खर्च करने वाली होती है। तो इसलिए संसदीय कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। अगर प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण और संसदीय नियंत्रण ठीक तरह से कार्य करता है तो प्रशासन भी देश के कल्याण में कार्य करती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।